हे एवरीवन, वेलकम टू लेबर लॉ सीरीज फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। इस वाले वीडियो में हम इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 दोनों को इकट्ठा कंप्लीट करेंगे। अभी तक जितने भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं उन सब में एक एक एक्ट को ही हमने कंप्लीट किया, पर इस वाले हम वीडियो में दो एक्ट्स को कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये दोनों एक्ट के जो प्रोविजंस हैं रिपीटेड प्रोविजंस हैं। दोनों एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं दोनों एक्ट कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो दोनों एक्ट में हमें मिल जाते हैं, इसलिए इन दोनों एक्ट को हम साथ में कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट कैसे करेंगे? गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से दोनों को कंप्लीट करेंगे और केवल वही चीज़ कंप्लीट करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए, यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इस वाले एक्ट में ज़्यादा चीज़ें नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको हम पढ़ लेंगे। अब देखो, ये एक्ट अप्लाई कहाँ होगा? दिस एक्ट विल अप्लाई टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर 5 या मोर देन 5 इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन काम करते होंगे। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन मतलब किसी और स्टेट का रेजिडेंस होगा उसका, और किसी और स्टेट में जाके काम कर रहा होगा। तो हर एक ऐसे एस्टेब्लिशमेंट, हर एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के पास जहाँ पर एम्प्लॉय काम कर रहा होगा, जहाँ पर 5 या मोर देन 5 इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन काम करते हैं, वहाँ पर ये वाला एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, आगे देखो। अब डेफिनेशन में कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर जो तुम जनरली जो जानते हो वही चीज़ होती है कॉन्ट्रैक्टर। इस डेफिनेशन के हिसाब से भी वही चीज़ है। ठीक है, हर एक पर्सन जो कि कुछ प्रोडक्शन का काम करवाता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वगैरह, क्योंकि इस वाले एक्ट में इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर के लिए है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्टर जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को लेकर आता है और कुछ ऐसा प्रोडक्शन वाला काम करवाता है, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर के लिए और भी कई टर्म्स यूज होते हैं, जैसे खातादार हो गया, सरदार हो गया, एजेंट, ये सब चीज़ें कॉन्ट्रैक्टर के, ये सब टर्म्स है कॉन्ट्रैक्टर के लिए यूज होते हैं। कंट्रोल इंडस्ट्री कई एक्ट में हमने पढ़ा है क्या होती है कंट्रोल इंडस्ट्री, रिपीटेड प्रोविजन है, वैसे फिर भी देख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आई थी। कंट्रोल इंडस्ट्री क्या होती है? कंट्रोल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जिसका यूनियन के पास कंट्रोल होगा, अंडर विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय एनी सेंट्रल एक्ट से डिक्लेयर होगा, एंड इट इज़ टू बी एक्सपीडिएंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कोई कंपनी यूनियन के अंडर में काम कर रही है इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, तो उसे कहते हैं कंट्रोल इंडस्ट्री। इस्टेब्लिशमेंट्स हमारे इंपॉर्टेंट नहीं। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन की डेफिनेशन देख लो। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन क्या होते हैं? जो एक स्टेट के रेजिडेंस हैं, वो दूसरे स्टेट में जाकर अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन। ठीक है, यहाँ पर एक चीज है, विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। आगे देखो, इसमें जो वेजेस की डेफिनेशन है वो सेम है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था उसी से सेम है। अब वर्कमैन में एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली कि इसमें क्या नहीं आएगा, इट डज नॉट इंक्लूड एनी वर्कमैन हु इज एम्प्लॉयड मेनली इन द मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में। अगर कोई भी पर्सन एम्प्लॉयड होगा तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। और हु ड्रॉस वेजेस मोर देन 500 पर मेंशन या फिर पर एक्सरसाइज, जो 500 रुपीज से ज़्यादा कमाता होगा वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो। अब देखो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें दो इंपॉर्टेंट क्या कह सकते हैं, अथॉरिटीज कह सकते हो कि दो ऑफिसर्स हैं, दो इंपॉर्टेंट ऑफिसर है। एक हो गया हमारा रजिस्टरिंग ऑफिसर, एक हो गया हमारा लाइसेंसिंग ऑफिसर। तो रजिस्टरिंग ऑफिसर है, इसी का काम होगा कि किसी भी स्टैब्लिशमेंट को रजिस्टर करना, उसको रेगुलेट करना, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना, ये सब जो काम होगा वो रजिस्टरिंग ऑफिसर ही करेगा। तो इसको अपॉइंट कौन करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा, जो किसी भी स्टैब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन होगा, वो कौन करेगा? रजिस्टरिंग ऑफिसर करेगा। अब इसके लिए जो स्टैब्लिशमेंट है वो इसके रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के यहाँ एप्लीकेशन देगा। एप्लीकेशन देने के विद इन 1 मंथ जो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर है वो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगा या फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा। ठीक है, और रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के पास पावर है रजिस्ट्रेशन को रिवोक करने की। अब बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर किसी भी इंटरस्टेट माइग्रेंट को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता जब तक कि उसे रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वाला काम। आगे देखो, नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है वो है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर है वो हमारा लाइसेंसिंग ऑफिसर। ठीक है, इसको भी कौन अपॉइंट करेगा? इसको भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। लाइसेंसिंग ऑफिसर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस देगा ताकि वो रिक्रूट कर सके इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन्स को। ठीक है, ये रजिस्टरिंग ऑफिसर था, उसका काम था एक ऐसे इस्टेब्लिशमेंट के लिए को रजिस्टर करना जहां पर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन काम करते हैं, और जो लाइसेंसिंग ऑफिसर का काम है वो है लाइसेंस प्रोवाइड करना ताकि वो लोग उनको रिक्रूट कर सकें। ठीक है, तो लाइसेंस कौन प्रोवाइड करेगा? लाइसेंसिंग ऑफिसर प्रोवाइड करेगा। अब देखो, ये रजिस्टरिंग ऑफिसर और लाइसेंसिंग ऑफिसर, ये दोनों अथॉरिटीज जो है हम जो नेक्स्ट एक्ट कंप्लीट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, उसमें भी ये दोनों अथॉरिटीज सेम है। ठीक है, तो जो इसमें पढ़ रहे हैं वही सेम चीज उसमें पढ़नी पड़ेगी हमें। आगे देखो,
तो ये हमारा हो गया लाइसेंसिंग ऑफिसर का। अब ग्रांट ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस कौन देगा? लाइसेंसिंग ऑफिसर देगा। किस लिए देगा? फॉर द लोकेशन, किस चीज को कंसिडर करके देगा? लोकेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट को कंसिडर करेगा, नेचर ऑफ प्रोसेस को कंसिडर करेगा, वर्क क्या हो रहा है वहां पे, क्या इंटरस्टेट माइग्रेंट क्या वर्क करने वाले हैं, इन सब चीजों को कंसिडर करके ही वो लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। अब लाइसेंस रिवोक कर सकता है, कौन कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है, लाइसेंसिंग ऑफिसर ही वही रिवोक कर सकता है। पर ऑन व्हाट ग्राउंड? ऑन बाय की जो लाइसेंस है वो दिया गया है फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ एनी फैक्ट्स, और दूसरा कि जो होल्डर ऑफ लाइसेंस है फेल टू कंप्लाई विद द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट टू विच द लाइसेंस हैज बीन ग्रांटेड, और एनी कॉन्ट्रवेंशन और एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन के अगेंस्ट में अगर काम करेगा तो उसका लाइसेंस जो है रिवोक कर दिया जाएगा। अपील कहाँ की जा सकती है? इन सेक्शंस के अंदर रजिस्टरिंग ऑफिसर, लाइसेंसिंग ऑफिसर के वर्क के अंदर जो काम कर रहे हैं, अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए अपील कहाँ करी जा सकती है? विद इन 30 डेज अपील कहाँ करी जा सकती है? विद इन अपील टू एपलेट अथॉरिटी। एपलेट ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि इसमें सब क्या है, जनरल प्रोविजंस है, इसमें कुछ ऐसा खास अपने लिए है नहीं कि जो एक्ट से रिलेटेड, जो हमारे एग्जाम से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंटली रिलेटेड हो। ठीक है, स्पेशली रिलेटेड हो, ऐसा कुछ है नहीं इधर पे। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है ड्यूटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर वाला इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है? इसमें ये है कि अगर कोई भी चेंज होगा, कोई भी किसी पर्सन को एम्प्लॉय करना है या फिर उसको निकालना, जो कॉन्ट्रैक्टर करेगा वो उस चीज़ को उसे विद इन 15 डेज किसी अथॉरिटी को, जो स्पेसिफाइड अथॉरिटी होगी, स्टेट अपॉइंट करेगी, उसके यहाँ उसे नोटिफाई करना पड़ेगा, उसे नोटिस भेजना पड़ेगा। ठीक है, उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन 15 डेज। अब एक और उसकी ड्यूटी है कि टू इशू एवरी इंटरस्टेट माइग्रेंट ए पासबुक। पासबुक में क्या क्या होगा? एक पासपोर्ट साइज उसकी फोटोग्राफ होगी, और उसमें और भी कई चीजें होंगी कि उसका नेम ऑफ द प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिस्प्लेसमेंट अलाउ। देखो इस वाले एक्ट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिस्प्लेसमेंट अलाउंस का। आगे पढ़ेंगे, उसका सेक्शन है। जो क्वेश्चन आया था वो डिस्प्लेसमेंट अलाउंस से ही आया था कि जो डिस्प्लेसमेंट अलाउंस है इट कम्स अंडर विच एक्ट। ठीक है, इट इज मेंशन्ड अंडर विच एक्ट। तो ये वाला क्वेश्चन आया था। डिस्प्लेसमेंट अलाउंस किसमें? इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट में मेंशन है। ठीक है, इसके लिए अलग से पूरा एक सेक्शन है। देखो जो कॉन्ट्रैक्टर है यही पासबुक मेंटेन करेगा, ये सब चीजें, ये कॉन्ट्रैक्टर काम है। अब वेजेस जो होंगी, मिनिमम वेजेस एक्ट के से कम नहीं वेजेस प्रोवाइड की जाएंगी। ये वाला सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट अलाउंस का, कि जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन आया है उसको डिस्प्लेसमेंट अलाउंस दिया जाएगा एक बार। ठीक है, हर बार नहीं, उसे डिस्प्लेसमेंट अलाउंस दिया जाएगा एक बार एट द टाइम ऑफ द रिक्रूटमेंट। अब कितना दिया जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अलाउंस इक्वल टू 50% ऑफ द मंथली वेज पेबल टू हिम, या फिर 75 रुपीज, जो भी ज्यादा हो, या तो 50% उसके मंथली वेज या फिर 75 रुपीज, जो कि इनमें से जो भी ज्यादा होगा उतना उसको डिस्प्लेसमेंट अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट अलाउंस के बाद उसके साथ साथ एक जर्नी अलाउंसेस भी है। जर्नी अलाउंस मतलब कि जब उसको दूसरी स्टेट से इस स्टेट में आएगा तो उसको आने का पूरा जो ट्रेवल अलाउंस है वो उसको दिया जाएगा। ठीक है, अब कैसे कितना दिया जाएगा? बोथ फॉर द आउटवर्ड एंड रिटर्न जर्नी, पूरा दिया जाएगा उसको, आउटवर्ड जर्नी और एज वेल एज फॉर द रिटर्न जर्नी, दोनों जर्नी के लिए उसे जर्नी अलाउंस या फिर ट्रेवल अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है, ये बाकी अदर फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब पेमेंट ऑफ वेज कौन प्रोवाइड करेगा? कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं दे पा रहा है तो फिर कौन देगा? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा वेजेस। अब उसके बाद इंस्पेक्टर, पूरा रिपीटेड प्रोविजन है हमारे पास, हर एक्ट में यही सेम चीज रहती है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करेगी, क्या क्या उसके काम होते हैं, कैसे एग्जामिनर, रजिस्टर, रिकॉर्ड और नोटिस, ये सब चीज सब रिपीटेड प्रोविजन है। ठीक है, वो सिविल सर्वेंट होगा। ये सब चीजें अगर तुम किसी भी एक एक्ट में पढ़ लोगे तो हर एक्ट में पढ़ने की फिर जरूरत नहीं है। आगे देखो, जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन होगा, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना कि जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन होगा, शी शैल बी डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड फ्रॉम द डेट ऑफ द रिक्रूटमेंट फॉर द पर्पस ऑफ सर्टेन रिक्रूटमेंट। मतलब जिस दिन से उसको रिक्रूट किया जाएगा उसी दिन से वो एम्प्लॉयड कहलाएगा। ठीक है, ये नहीं कि जब से उसका काम चालू है, जिस दिन से उसको रिक्रूट कर लिया जाएगा उसी दिन से उसको एम्प्लॉयड कहलाया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं जो नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब रजिस्टर कौन मेंटेन करके रखेगा? इसमें प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या फिर कॉन्ट्रैक्टर होगा, कोई भी होगा, इनमें से जो रजिस्टर है वो मेंटेन करके रखेगा। अब यहाँ पर जो पेनल्टीज हैं, पेनल्टीज किसी जो कोई सा भी प्रोविजन अगर कोई भी कॉन्ट्रवेंशन होगा तो उसके लिए 2 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट और फाइन कितना? 2000 रुपीज का फाइन। केवल एक ही है, पूरे में यही सब चलता है। आगे देखो, लिमिटेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, यहाँ पर एक लिमिटेशन है कि कोई भी कोर्ट जो होगा वो नो कोर्ट शैल टेक एनी कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट अनलेस द कंप्लेंट इज मेड विद इन कितना? 3 मंथ के अंदर अगर उसको कंप्लेन नहीं होती तो वो केस को नहीं लेगा। ठीक है, उस कंप्लेंट को रजिस्टर नहीं करेगा।
3 मंथ कब से? 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच द एलिज कमीशन ऑफ द ऑफेंस केम टू द नॉलेज ऑफ द इंस्पेक्टर। जब इंस्पेक्टर के यहाँ तक वो कंप्लेन आई, उसके बाद उसके 3 मंथ के अंदर तक वो अगर वहाँ पे कंप्लेन अपील नहीं होती तो उस चीज़ को वो नहीं सुनेगा फिर, ठीक है, उसको प्रोसिक्यूट नहीं करेगा। आगे देखते हैं। अब पावर टू गिव डायरेक्शन किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। पावर टू मेक रूल किसके पास है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेम चीज़ है कि ये रूल्स हो गए हमारे, ये फिर उसके बाद आता है हमारा ये रिपीटेड प्रोविजन हो गया, वही वाला सब मॉडिफिकेशन वाला। तो बस इतनी चीज़ें हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। इस वाले एक्ट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, एक तो ये 3 मंथ हो गया, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये भी नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है डिस्प्लेसमेंट अलाउंस हो गया वहाँ, और जर्नी अलाउंस। ये सेक्शन 14 डिस्प्लेसमेंट अलाउंस पिछली साल जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था वो इसी सेक्शन से आया था। जर्नी अलाउंस से नहीं आया था, डिस्प्लेसमेंट अलाउंस से आया था, ठीक है। अब ये पासबुक वगैरह कौन मेंटेन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन करेगा। ये विद इन 15 डेज, ये वाली चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, विद इन 50 डेज वाली। लाइसेंसिंग ऑफिसर कौन से ग्राउंड में उसको लाइसेंस को रिवोक कर सकता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वर्कमैन वाली डेफिनेशन हो गई इंपॉर्टेंट। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन हो गई, और कंट्रोल इंडस्ट्री तो वैसे भी हर एक्ट्स में आ रही है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और ये कौन कौन से एस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई होगा, ये वाली चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एवोल्यूशन एक्ट 1970, ठीक है। ये वाले एक्ट के जो कुछ बहुत सारे प्रोविजन है वो पिछले वाले एक्ट इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन के एक्ट से रिपीटेड प्रोविजन है, इसलिए हम इन दोनों को एक्ट को साथ में कर रहे हैं। आगे देखो, इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है, इसमें ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं। इसमें इट अप्लाइज टू कहाँ कहाँ अप्लाई होगा? टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर 20 या मोर देन 20 वर्कमैन या कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है वो काम करते हैं किसी ऐसे एस्टेब्लिशमेंट, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर जो एम्प्लॉय करता है 20 या मोर देन 20 वर्कमैन एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उन एस्टेब्लिशमेंट पर ये अप्लाई होगा ये वाला एक्ट। अब यहाँ पे एक चीज है, इट सेल नॉट अप्लाई टू एस्टेब्लिशमेंट इन विच वर्क ओनली ऑफ इंटरमिटेंट एंड कैजुअल नेचर और कैजुअल नेचर इज परफॉर्म। अब इंटरमिटेंट वर्क क्या कहलाता है? इंटरमिटेंट वर्क इज वर्क विच इज ऐसा ऑन एंड ऑफ वाला, समझ लो कि ऑन एंड ऑफ मतलब कभी काम हो रहा है कभी काम नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा इंटरमिटेंट वर्क है? सेंट्रल बोर्ड, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी आफ्टर कंसल्टेशन विद सेंट्रल बोर्ड, या फिर स्टेट बोर्ड से कंसल्टेशन करने के बाद डिसाइड करेगी। पर कोई भी वर्क इंटरमिटेंट वर्क नहीं कहलाएगा अगर इट इज बीइंग परफॉर्म्ड फॉर मोर देन 120 डेज। अगर 12 मंथ में 120 डेज से ज़्यादा वो वर्क कर रहे हैं तो वो वर्क इंटरमिटेंट नेचर का नहीं कहलाएगा। और अगर वो सीजनल कैरेक्टर का है तो इफ़ इट इज़ परफॉर्म फॉर मोर देन 60 डेज इन अ ईयर तो वो इंटरमिटेंट नेचर का नहीं कहलाएगा। ये दोनों नंबर याद रखना। अगर नॉर्मल वर्क है तो 120 डेज से ज़्यादा अगर एक साल में हो रहा है तो वो नहीं कहलाएगा। अगर सीजनल कैरेक्टर का है तो मोर देन 60 डेज अगर एक साल में हो रहा है तो वो इंटरमिटेंट नेचर का वर्क नहीं कहलाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब डेफिनेशन वाला सेक्शन देखते हैं। जो डेफिनेशन वाले पोर्शन में है तो डेफिनेशन में देखो कॉन्ट्रैक्टर वाली सेम डेफिनेशन है जो हमने अभी इंटरमिटेंट वर्क में इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट में पढ़ी थी, सेम है। कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल इंडस्ट्री सेम चीज़ है। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है देखो, वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के जैसे होंगे जो हमने उसमें पढ़े थे वही सेम वेजेस टाइप इसमें रहेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वर्कमैन की डेफिनेशन। अब देखो, वर्कमैन कोई सा भी ऐसा पर्सन जो कि एम्प्लॉय होता है, जो कि एम्प्लॉयड है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट टू फॉर परफॉर्मिंग एनी स्किल्ड अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्क टाइप का जो काम करने के लिए वहाँ पे एम्प्लॉयड है उसे कहते हैं वर्कमैन, ठीक है। हर एक्ट में यही सेम रहता है ऊपर वाली लाइन। पर इट डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं करे। अब देखो, ए और बी वाले तो सेम है, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन की मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी वाले लोग इस पे एम्प्लॉयड इस पे इंक्लूड नहीं होंगे। कोई भी सुपरवाइजरी कैपेसिटी जो 500 रुपीज़ से ज़्यादा कमाते हैं पर एक्सरसाइज वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो है हमारा आउटवर्क का। आउटवर्कर, यही वाले इसी आउटवर्कर से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आउट वर्कर क्या होता है, या फिर आउट वर्कर कौन से एक्ट में मेंशन है। तो किस में मेंशन है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में मेंशन है। अब आउट वर्कर क्या होता है? अब देखो, कोई सा भी बिजनेस, कोई सा भी एस्टेब्लिशमेंट है, अगर वो अपने एस्टेब्लिशमेंट का अपना जो काम होता है, आर्टिकल्स होते हैं, मटेरियल होते हैं, वो किसी दूसरे इंसान को देता है। किसकी चीज़ के लिए? क्लीनिंग, वॉशिंग, इन सब चीज़ों के लिए, उसकी रिपेयरिंग के लिए उसको सामान देता है। पर वो सामान देता है उसको, वर्कर्स को देता है कहाँ पर? वो वर्कर्स कहाँ पे? वो उस एस्टेब्लिशमेंट में नहीं है। मतलब वो जो उसका पूरा प्रेमाइस है उसमें काम नहीं करते, वो अपने या तो घर में काम करेंगे या फिर कहीं बाहर काम करेंगे, वो कहलाते हैं आउट वर्कर, ठीक है। सपोज ऐसा करो, ऐसा समझो कि एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री जो अपना सामान है उसको रिपेयर करने के लिए किसी और के घर में भेजती है, वहाँ पे कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, वहाँ पे देती है, तो वो लोग जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आउट वर्कर, ठीक है।
तो ये होते हैं हमारे आउटवर्कर। आउटवर्कर किस में मेंशन है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में मेंशन। आगे देखते हैं एडवाइजरी बोर्ड। अब देखो इसमें दो एडवाइजरी बोर्ड है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। अब देखो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है तो ऑब्वियसली बात है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। अब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड को अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको हम क्या, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेंट्रल एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड। अब देखो इसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे? इसमें होंगे एक चेयरमैन होगा, चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। इसमें एक होगा चीफ लेबर कमिश्नर होगा, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे, सच मेंबर नॉट एक्सीडिंग 17, 17 से ज़्यादा नहीं होंगे, और बट नॉट लेस देन 11, मतलब 11 से कम नहीं होंगे और 17 से ज़्यादा नहीं होंगे। अब इसे अपॉइंट नॉमिनेट कौन करेगा? अब देखो इसको क्या करेंगे, इलेक्ट नहीं करना, नॉमिनेट करना। कौन करेगा नॉमिनेट? सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। कहाँ कहाँ से नॉमिनेट करेगी? रेलवे हो गया, कोल इंडस्ट्री हो गया, माइनिंग इंडस्ट्री हो गया, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, वर्कमैन हो गए, इनसे अपॉइंट करेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज मेंशन है कि जो नंबर ऑफ वर्कमैन होंगे दे शैल नॉट बी लेस देन दोज ऑफ द नंबर ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड द कॉन्ट्रैक्टर। जो वर्कमैन होंगे उनके नंबर एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर से कम नहीं होने चाहिए। अब स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में देखा जाए तो इसका नाम भी होगा, इसको कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। इसका नाम क्या होगा? स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड। इसमें कौन कौन लोग होंगे? एक चेयरमैन होगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। लेबर कमिश्नर होगा इसमें क्या था? इसमें चीफ लेबर कमिश्नर था, इसमें लेबर कमिश्नर होगा। आगे देखो अब इसमें कितने लोग होंगे? नॉट एक्सीडिंग 11 एंड नॉट लेस देन 9, मतलब 9 से कम नहीं, 11 से ज़्यादा नहीं। वही सेम कहाँ से होंगे? जिस उसमें सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में था वो उन्हीं प्लेसेस, उन्हीं लोगों को इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और वही सेम चीज़ कि वर्कमैन एम्प्लॉयर से ज़्यादा कम नहीं होने चाहिए। पावर टू कंस्टिट्यूट अ कमेटी। अब कुछ ऐसी कमेटी कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और उनके कमेटी के काम क्या होंगे ये भी वही लोग डिसाइड करेंगे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो सेम चीज चल रही है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हो गया, सेम प्रोविजंस हैं उसी के, सेम चीज है जो हमने पीछे एक्ट में पढ़ी थी, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट में। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर क्या होता है? वो रिवोक कर सकता है। इसका इफेक्ट कैसे, कहाँ कहाँ तक रहेगा, कौन कौन से स्टेब्लिशमेंट में रहेगा, और कुछ स्टेब्लिशमेंट को प्रोहिबिट करना ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। लाइसेंसिंग ऑफिसर हो गया हमारा, लाइसेंसिंग हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें वही सेम प्रोविजंस है जो हमने इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन में पढ़े थे, वर्कमैन एक्ट में पढ़े थे। अब देखो अपील कहाँ करी जा सकती है? एपलेट ऑफिसर के यहाँ अपील करी जा सकती है इनके अगेंस्ट में विद इन 30 डेज। अब यहाँ पे एक चीज़ है कैंटीन का। देखो कैंटीन वाला ये सब चीज़ हमने उसमें पढ़ी थी, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में पढ़ी थी कि अगर वहीं 100 से ज़्यादा लोग होंगे तो कैंटीन वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है। अब पेमेंट वेजेस पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कॉन्ट्रैक्टर या फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉय। अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब इसमें फाइन और पेनल्टीज कितनी बताई गई है? 3 मंथ या फिर 500 रुपीज़, 3 मंथ एंड 500 रुपीज़। आगे देखो जो और इम्पोर्टेंट हमारे लिए वो है इंस्पेक्टिंग स्टाफ। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, इंस्पेक्टर होगा, सेम चीज़ है, सेम प्रोविजंस होगा हमारे। रजिस्टर कौन मेंटेन करके रखेगा? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रैक्टर, वही चीज़ें हैं। अब पावर टू मेक रूल किसके पास है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है, वही सब चीज़ें, ठीक है। रिपीटेड प्रोविजन, तो जो भी चीज़ है सब रिपीटेड है ज़्यादातर। जो इसमें प्रोविजंस है इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन से ही रिलेटेड है, सेम वही चीज़ है। तो इसी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ थी? इंपॉर्टेंट है शुरुआत के 2-3 सेक्शंस केवल, ठीक है। तो केवल तो पहला सेक्शन हो गया हमारा, दूसरा सेक्शन हो गया डेफिनेशन वाला, और तीसरा सेक्शन हो गया हमारा सेंट्रल बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड, और 4th सेक्शन स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। बस यहाँ तक हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे वाले अगर देखना हो देख लेना, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी देख तो लियो, उसमें ज़्यादातर जो है रिपीटेड प्रोविजंस है। इसी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट कंप्लीट हो गया। और जो नेक्स्ट एक्ट अपलोड होगा वो होगा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट वाला एक्ट अपलोड होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।